that how to draw electric field lines and why such shape of electric field lines comes when more than one point charge come at a place. अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके लिए फील्ड लाइंस कैसे होंगे, सेम नेचर के चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस पास पास हैं, तो उनके लिए फील्ड लाइंस कैसे होंगे. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर. नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट points about electric field lines. As you can see in this diagram, I have already drawn some diagrams. So ये जो diagrams हैं ये represent कर रहे हैं uniform electric field, non-uniform electric field and here another non-uniform electric field. So how do these diagrams represent different forms of electric fields? Electric field uniform है, non-uniform है, ये हम diagram की help से समझ सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है. ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात पहले ये समझ लेते हैं, इन डायग्राम्स को बाद में समझेंगे. एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी जगह में कर्व्ड हैं, सपोज, वैसे स्ट्रेट वाले के लिए भी ये बात सही है, लेकिन अगर किसी जगह में कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, मान लो कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ कहीं पर, मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया P, और इस P पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट P विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये इस टेंजेंट से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं. मान लो कि ऐसे है फील्ड लाइन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कर्व्ड है, स्ट्रेट भी हो सकती थी. कर्व्ड कब होती है, स्ट्रेट कब होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर सपोज हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, मान लो यहाँ हमने पॉइंट लिया P1, यहाँ कोई पॉइंट लिया P2, तो P1 और P2 पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ P1 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो ऐसे आएगा, और P2 पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे आएगा. तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज E1 इज इन दिस डायरेक्शन. ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है यही E1 का डायरेक्शन होगा. E1 क्या है, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेंजेंट. ओके, ये टेंजेंट से, टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर. और अगर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करना है तो स्ट्रेंथ के लिए जैसे पहले भी डिस्कस किया था, फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है, यानी कि डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं या दूर दूर हैं, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक बात यहाँ पर है, अगर दो फील्ड लाइंस, कर्व्ड फील्ड लाइंस हैं, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, अगर इंटरसेक्ट किया तो उसका क्या मतलब होगा, सपोज देयर आर टू फील्ड लाइंस इन स्पेस लाइक दिस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग. ऐसा मान लो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, करते नहीं हैं, बट अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो हमें समझना है. तो उसके लिए सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अभी अभी जो हमने ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ जो लिखा है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. तो हम P1 पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, दो फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस वाले कर्व के लिए, और इसी तरह से अगर दूसरा वाला कर्व लें उसके लिए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बना सकते हैं. ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें मिल रहे हैं, E1 और यहाँ पर मिल रहा है E2. तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है कि अगर हम एक फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज को रख दें तो वो जिस डायरेक्शन में चलता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. तो अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लाकर रखते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये चलेगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में एक साथ तो नहीं चल सकता. ठीक है, वो स्प्लिट होके इधर आधा चला जाए आधा उधर चला जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता. वो चलेगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में. ठीक है,
तो इसका यह मतलब हुआ कि दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नो टू फील्ड लाइंस विल एवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों बातें समझने के बाद हम यहां पर देख सकते हैं ये जो हमारे डायग्राम्स बने हुए हैं जिनमें हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो जो पहला वाला डायग्राम है ये वाला, इस डायग्राम में अगर देखो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स दैट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ जब दोनों सेम होंगे सभी जगह पर, ठीक है, तब हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि जिस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, इन दैट स्पेस डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, देन द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। केवल डायरेक्शन सेम होने से यूनिफॉर्म नहीं होगा या केवल स्ट्रेंथ सेम होने से यूनिफॉर्म नहीं होगा। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ बोथ आर सेम, देन ओनली वी विल से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो ये वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम, इसको अगर देखें तो इसमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों सेम है। कैसे पता चल रहा है? डायरेक्शन तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो एरोज हैं इनसे पता चल रहा है कि डायरेक्शन सभी जगह सेम है। यहाँ पर हम मान लो कि एक स्पेस ले लेते हैं, कुछ सपोज हमने ये कुछ रीजन एक सेलेक्ट कर लिया R1 और उतने ही साइज का मान लो हमने एक दूसरा रीजन सेलेक्ट कर लिया R2। तो R1 और R2 दोनों रीजन में अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड R1 रीजन में भी सेम है और R2 रीजन में भी सेम है, सब जगह एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है फील्ड लाइंस के डेंसिटी से, नंबर डेंसिटी से। तो R1 R2 दोनों रीजन में अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस की नंबर डेंसिटी भी सेम है, दोनों जगह एक बराबर ही नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि उनके बीच में गैप सेम है। ठीक है, तो पहला वाला जो डायग्राम है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सी द सेकंड डायग्राम। इन दिस डायग्राम यू कैन सी इफ यू सेलेक्ट टू रीजन्स R1 and R2, so it is clearly visible that the direction of electric field in both the regions is same. दोनों ही रीजन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, लेकिन अगर गैप देखें, गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो R1 रीजन में अगर देखें तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज हायर देन दैट इन R2 रीजन। R2 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है और R1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है। सो द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि R1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और R2 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, बट डायरेक्शन सेम है। तो सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों सेम होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहा जाएगा। और अब इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में अगर हम दो रीजन सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि R1 रीजन हमने यहाँ सेलेक्ट किया और एक R2 रीजन सपोज यहाँ सेलेक्ट किया, तो इन दोनों ही रीजन्स में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों ही अलग अलग है। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज एरोज एंड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस R1 रीजन में ज्यादा है, R2 रीजन में कम है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो यहाँ पॉइंट हमने बताया था कि नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर थर्ड वाले डायग्राम में कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा और सोचे तो उसे लगेगा कि अगर ये फील्ड लाइंस को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये। ठीक है, उसका रीजन क्या है अभी डिस्कस हुआ था। तो अगर इस तरह के फील्ड लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस। ठीक है, डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस हैं ये। तो डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस या कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस भी हो सकते थे। अगर ये एरोस के डायरेक्शन सपोज इस तरफ होते तो हम इसको कन्वर्जिंग फील्ड बोल सकते थे। ठीक है, डाइवर्ज मतलब होता है फैलना, एक पॉइंट से स्टार्ट होके आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गैप बढ़ते चला जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। और पहले गैप ज्यादा था और एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आकर के सब एक जगह मिल जाते हैं, देन इट इज कन्वर्जिंग। तो ये एक डाइवर्जिंग फील्ड का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि अगर फील्ड लाइंस को पीछे प्रोड्यूस किया गया बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे, ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा अगर फील्ड आ रहा है डाइवर्जिंग टाइप का, तो ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ कहीं पर एक पॉइंट सोर्स चार्ज रखा होगा, ठीक है, पॉइंट चार्ज होगा, उसी से डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस हमें मिलते हैं। फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ पे डायग्राम्स बने होंगे और पूछा गया होगा कि इनमें से बताओ कौन से फील्ड लाइंस सही हैं और कौन से फील्ड लाइंस गलत हैं। तो उनमें तुम्हें यही जो प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस का आंसर देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम बना हुआ है कौन सा करेक्ट माना जाएगा और कौन सा इनकरेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये डिस्कशन हमारा हो गया। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ये एक परफेक्ट आइडिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इन लाइंस से नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि एक किसी रीजन में कितने फील्ड लाइंस बनाए, उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर अलग अलग स्टूडेंट्स को बोला जाए कि तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाते समय कोई स्टूडेंट फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा रख सकता है तो यूनिफॉर्म ही। सपोज किसी स्टूडेंट ने ऐसे फील्ड लाइंस बनाए, इस तरह से गैप रखा, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बनाए तो उनके बीच में गैप कम रखा, ठीक है। तो इसमें क्लियरली पता नहीं चल पाता है कि एक कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम बता सकें कि कितने फील्ड लाइंस होने चाहिए, ठीक है। तो कोई उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा फील्ड लाइंस बना सकता है, कोई उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कम फील्ड लाइंस बना सकता है। तो एक तरह की एम्बिग्युइटी रहती है कि किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम होना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, यानी कि कोई मैथमेटिकल इसका फॉर्म नहीं है इस थ्योरी का कि जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात है कि डायग्राम की हेल्प से, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइंस बने हुए हैं जैसे यहाँ डायग्राम में, तब तो तुम आसानी से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा या स्ट्रेंथ कितना होगा। बट अगर कोई डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर दो सोर्स चार्जेस पास पास आ गए, जैसे ये डायग्राम्स थे, ठीक है, तो इनमें एग्जैक्ट वैल्यू डायग्राम की हेल्प से पता लगाना मुश्किल है। एक रिप्रेजेंटेशन तो हमें मिल जाता है, ठीक है, कि कहाँ पर स्ट्रांग है कहाँ पर वीक है, बट कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है ये नहीं पता चल पाता है। तो एग्जैक्ट आइडिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करने वाला, ये यूजलेस है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या इफेक्ट होते हैं, उनका क्या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर होने वाले इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उन सारी चीजों के लिए ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, ब्रिलियंट आइडिया है। लेकिन इसमें कमी यही है कि इसमें मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो टू गेट एग्जैक्ट आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना होगा, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये तो हमें समझ में आ जाता है, बट कितना होगा ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। और कितना के लिए, कितना मतलब हुआ मेजरमेंट, और उसके लिए हमें चाहिए नंबर्स, नंबर्स का मतलब मैथमेटिक्स हमें चाहिए। तो बिना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किए हम ये समझ नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या हैं। और उसका रीजन ये था कि जो फैराडे थे, माइकल फैराडे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कवर किया, डेवलप किया, वो मैथमेटिशियन नहीं थे, ठीक है, वो बस फिलोसॉफिकल वे में बातों को समझते थे, एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, बट वो मैथमेटिशियन नहीं थे। इसलिए यहाँ पर ये कमी रह जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं दे पाते हैं। हमें आइडिया तो मिल जाता है, एक पिक्चोरियल व्यू मिल जाता है, बट ये ऐसे ही समझोगे जैसे कोई पेंटिंग होती है, ठीक है, पेंटिंग तुमने देखा, कोई डायग्राम देखा, कोई पेंटिंग पिक्चर कुछ भी देखा, तुमसे अगर कोई बोलेगा कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, तो तुम ये बताओगे हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, या अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बोल सकते हो कि हाँ अच्छा नहीं है। बट अगर कोई पूछे कितना अच्छा है, तो उसको नापने के लिए कोई स्केल नहीं होता है। देयर इज नो स्केल टू क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मीन्स नंबर्स में बता सकें अगर हम, ठीक है, क्वांटिटी में अगर हम बता सकें कि कितना अच्छा है, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज, ये बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ कुछ है,
कोई पिक्चर को तुम बोल सकते हैं बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, बट हाउ मच, उसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अगर कोई बोले कि हाँ चलो हम ग्रेडिंग करके बता सकते हैं, आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे सकते हैं, तो वो पॉइंट्स देने का बेसिस क्या होगा? वही सेम जो पेंटिंग है, कोई बोलेगा कि इसको आउट ऑफ 10 जो है 8 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, कोई बोलेगा 5 मिलना चाहिए, कोई बोलेगा 6 मिलना चाहिए। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, वो हमारा पर्सनल परसेप्शन होता है कि कोई 8 मार्क्स देगा, कोई 7 देगा, ठीक है। तो वो उसी तरह की बात है ये। तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का तभी हो सकता है जब हम एक मैथमेटिकल फार्मूला इसके साथ जोड़ दें, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये लिमिटेशंस हैं। जैसे कूलम फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। इट मीन्स कि अगर स्पेस में, किसी स्पेस में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, जैसे ये पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, और हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज यहाँ पर, इस पॉइंट पर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंगल पॉइंट चार्ज होता है और उससे r डिस्टेंस पर अगर पॉइंट P है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का फार्मूला हमें पता है। वो फार्मूला क्या है? KQ/r²। r ये डिस्टेंस है और Q हमारा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हों, जैसे कि Q1, यहाँ पर है Q2 और यहाँ पर है Q3, ठीक है, अगर इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना हो तो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। कैसे? Q1 की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में हुआ सपोज E1, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पर, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज लिखेंगे, ये E2 होगा। और Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3, वो अवे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये बात याद रखना है कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो चार्ज से दूर के डायरेक्शन में, यानी अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो हमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए, E1, E2 और E3। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी द वेक्टर सम ऑफ these electric fields due to individual charges, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ऐसे ही होते तो ये हमारा वेक्टर सम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स तक चला जाता। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है जो हमने कूलम फोर्स के लिए पढ़ा था, और ये इसका मतलब है यहाँ भी एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन में पहले ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही तो है, बस वहां पर हम क्या करते थे, क्यू चार्ज के लिए फोर्स निकालते थे, और यहां हमने यूनिट चार्ज के लिए निकाला है, यानी कि फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो जो फोर्स मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स ही है। तो फोर्स के लिए अगर सुपरपोजिशन फार्मूला एप्लीकेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेट फोर्स, बहुत सारे फोर्सेज अगर ऐड कर रहे हैं तो नेट फोर्स हमें निकालना है तो क्या करते हैं, वेक्टर सम किया जाता है। वही चीज यहाँ पर भी की गई है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे किस तरह के, कि एक स्क्वायर है, मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर के सारे जो कॉर्नर्स हैं उन पर अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो सेंटर पर बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर मान लो हमारे पास Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ Q3 और यहाँ Q4 चार्जेस हैं, ठीक है। तो सेंटर वाली जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें पता लगाना है। तो अगर हम बना लें इस तरह से डायरेक्शंस कि P पॉइंट ये है हमारा, सपोज कि P पॉइंट की तरफ Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो P पॉइंट की तरफ Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो होगा अवे डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा, मान लो E1, सपोज सभी पॉजिटिव हैं ऐसा हम मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, ये हो गया E1,
और Q2 भी मान लो पॉजिटिव है, ये सपोज पॉजिटिव है सारे, ऑल पॉइंट चार्जेस आर पॉजिटिव। तो अगर Q2 भी पॉजिटिव है तो Q2 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। E2 का डायरेक्शन, E2 क्या चीज था, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये हो जाएगा E3। इसी तरह से E4 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा E4। तो 4 वेक्टर्स हमें मिल गए, E1 E2 E3 E4। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 और E4 का वेक्टर सम, ठीक। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो कि वेक्टर सम यहां पर कहा जा रहा है। वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम निकालने का तरीका क्या है, जो 11 क्लास में पढ़ा था। अगर कई सारे फोर्सेज हों, उनके लिए अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो क्या तरीका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तभी यूज हो सकता है जब हमारे पास 2 वेक्टर्स हों। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो कैसे किया जाएगा, ये बात बता देते हैं। ऑलरेडी तुम्हें पता होगी, फिर भी इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। इधर बना लिया एक्स एक्सिस और इधर बना लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ बना लेना है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो इधर माइनस वाई हो जाएगा, इधर माइनस एक्स हो जाएगा, ये सब तुम्हें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, E1 E2 E3 E4 जितने भी होंगे, यहाँ पर 4 हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे। किसके लिए, जब हमारे पास 2 वेक्टर्स होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा अगर हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। जैसे E1 का कंपोनेंट, ये एंगल अगर तुम्हें पता है, ये तो स्क्वायर है, तो एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर है, बट जरूरी नहीं हमेशा स्क्वायर हो। तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये हमें मालूम है। तो E1 का एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E1 cos 45, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E1 sin 45। तो इस तरह से हमने E1 के कंपोनेंट्स बना लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसी तरह से E2 E3 E4 सबके कंपोनेंट्स एक्स और वाई डायरेक्शन में बनाएंगे। उसके बाद में सबके एक्स वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है E1 cos 45, और अगर E2 को देखेंगे तो उसका भी cos कंपोनेंट इधर आएगा, E2 cos 45। इसी तरह से E3 का कंपोनेंट अगर देखोगे तो देखो E3 का x कंपोनेंट माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस E3 cos 45, और E4 का जो x कंपोनेंट है वो भी माइनस एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो उसको लिखेंगे माइनस E4 cos 45, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे उनके x कंपोनेंट को एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया, और इसी तरह y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल आल्सो बी डन। तो y कंपोनेंट्स भी देख लेंगे, जो पॉजिटिव y डायरेक्शन में आएंगे यानी कि इस तरफ, उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, जो माइनस y डायरेक्शन में आएंगे उनको माइनस y साइन के साथ, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो देखो E1 का जो y कंपोनेंट है वो माइनस y डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस E1 sin 45, और E2 प्लस y डायरेक्शन में, सो E2 sin 45, एंड E3 किधर है, हाँ यहाँ ऊपर की तरफ आएगा, इधर आएगा, तो प्लस E3 sin 45, और E4 नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस E4 sin 45, ठीक है। इस तरह से, और क्वेश्चन में बाकी चीजें भी दी रहेंगी, E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E2 E3 E4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, Q/r², दिस इज आवर फार्मूला। तो हमें E की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए Q का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वो डायग्राम से R पता चल जाता है, और Q कितना है ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कितना चार्ज वहां रखा हुआ है। तो फिर EX और EY जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सपोज सारे X और Y कंपोनेंट्स तुमने पता कर लिए, ये मान लो हमारे 2 एक्सिस थे, और इनमें EX इस तरफ आ गया x डायरेक्शन में, ये वाला जो था EX, और EY इधर आ गया y डायरेक्शन में, हमारा आ गया EY,
देखो अब दो वेक्टर्स हो गए Ex और Ey, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आता है, अगर पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम निकालें तो Ex और Ey का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, Ex और Ey का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू ये जो E है इसकी वैल्यू निकालना बहुत इजी है, सब 11 क्लास में डिस्कशन हो चुका है। Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर, इसकी हेल्प से हमारा E नेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन वो डिपेंड करता है कि पोजीशंस ऑफ Q1 Q2 Q3 किस तरह से हैं, यहाँ पर स्क्वायर में रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन क्या आएगा, ये वाला एंगल हमें पता लगाना होता है। ठीक है, ये एंगल पता लगाना होता है, कैसे पता लगाते हैं, इसी डायग्राम से पता लग जाएगा। tan थीटा इफ वी कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी Ey बाई Ex, और फिर इधर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, थीटा यानी कि डायरेक्शन जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर आ रहा है वो यहां से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Ey ओवर Ex। ये सारी चीज तुम पढ़ चुके हो 11 क्लास में, फिजिक्स में भी था, मैथमेटिक्स में भी था, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज